पाकिस्तान की सियासत और अदालती केसेस में पोतों का किरदार जो है वो अभी तक जो है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। आप पनामा केस देखें, फ्लैट्स खरीदे, शरीफ खानदान ने पूछा गया कि जी किसने खरीदे थे, तो बताया गया कि जी वो फिर कतलियों वाली कहानी आ गई, कतली खाता आ गया। बताया गया कि मियाँ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी और मियाँ शरीफ साहब ने डायरेक्ट अपने पोतों को दे दिए। मियाँ शरीफ साहब से जाके पूछ लें वो कहाँ पे, वो फौत हो गए, जा सकते हैं कब्र में, कोई नुमाइंदा भेज सकते हैं, मुजाहिदी बना सकते हैं तो बना दें, वो जाके कब्र से पूछ ले मियाँ शरीफ साहब से। उनसे तो नहीं पूछा जा सकता, आप किससे पूछें, पोतों से पूछें। पोते कहाँ पे, लंदन में वो हैं, वो पाकिस्तानी नहीं है, वो तो अब बाहर के शहरी हैं, उनके पास डुअल नेशनलिटी और वो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जवाब दे नहीं है। यहाँ पे भी देखें, क्योंकि शरीफ खानदान के लिए ये सारा कुछ था, तो शरीफ खानदान के ही पैटर्न पे चल रहे हैं कि जी मैंने तो अपने पोते को दिया है। बिल्कुल भाई, पोते को क्यों दिया है, पोते को कोई मतलब, अब चले मैं आगे कुछ नहीं कहता। आज की जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जो प्रोसीडिंग तो सारी बता दी दिल बड़ाई साहब ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है कि खबर लगाने के बाद तस्दीक की गई। पूरा केस अखबार का ये था, खबर लगाने वाली का, कि जी हमने तो इनसे तस्दीक की थी, इन्होंने कहा था मेरा बैन अल्फी, अब वो कह रहे हैं कि नहीं है। देखें अब फैसला क्या होना है, फैसला ये होना है कि शरीफ खानदान के लिए बल्ली किसने चढ़ना है, शरीफ खानदान के लिए कुर्बान किसने होना है, मीडिया उसने होना है या राना शमीम ने होना है। अब दोनों एक दूसरे पे डाल रहे हैं। देखें वो कहते हैं ना कि बिल्ली के बारे में कहते हैं, किसके बारे में, कि उसके पाँव चलने लगे थे तो उसने अपने बच्चों को ही नीचे दे दिया था। शरीफ खानदान के पाँव चलने लगते हैं, वो पहले अपनों को नीचे देते हैं और फिर जो अपनों के अब मसाइल बन रहे हैं वो एक दूसरे पे डाल रहे हैं। इन्होंने देखें क्या किया था, जो हम अपने प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था और उनका अरशद मलिक साहब के बैन अल्फी का, जिसमें वो कंप्रोमाइज्ड वीडियो की बात कर रहे हैं ना, जिस शख्स से वो कंप्रोमाइज्ड वीडियो खरीदी गई थी उसके साथ भी शरीफ खानदान ने हाथ कर दिया था। उसको जो चेक दिया वो बाउंस हो गया, उसको जो गाड़ी दी वो 2 नंबर निकली। तो ये तो ऐसे करते रहते हैं अपने मौसलों के साथ, ये कोई नई शरीफ खानदान का मामला नहीं है। अच्छा, एक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज का। देखें पहली समात पर जो उनके बेटे ने इंकशाफ किया था कि जी मेरे चचा की डेथ हुई 6 नवंबर को, वालिद साहब अमेरिका में थे और वो चले गए वहां से यूके, वहां जाके और उन्होंने बैन अल्फी दिया और फिर वो पाकिस्तान आए। आज ये बात फिर अटॉर्नी जनरल ने कही कि देखें आज वो क्या कह रहे हैं कि मुझे तारीख दे दें, क्यों, मेरे भाई का चेलम है, मेरी भाभी का चेलम है। चेलम के लिए तो आपको फिक्र है कि आपने वहां जाना है, जब भाई की मैयत मौजूद थी, जब भाई का आखिरी दीदार करना था, जब उसको कंधा देना था, जब उसको कब्र में उतारना था, वो इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए। उस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या था, नवाज शरीफ की खिदमत, नवाज शरीफ की नौकरी, शरीफ खानदान का सहारा, शरीफ खानदान के लिए वहां जाना। 2 दिन आप वहां जाके रहे हैं, भाई के आप जनाजे में नहीं आए, आज आप कहते हैं कि आपको चेलम के लिए टाइम चाहिए। तो ये एक मामला है। हम पहले 17 पॉइंट्स बता चुके हैं कि खबर देने वाले जो साफी हैं 17 पॉइंट्स की बुनियाद पे ये साबित हुआ उनके पास कोई फैक्ट नहीं थे, उन्हें कुछ नहीं पता था, उन्हें बयान अल्फी दिया गया, उन्होंने छाप दिया। अब मारिया जाने ना जाने, गोली ना जाने, बाग तो सारा जाने है, पूरे पाकिस्तान को पता चल गया है कि ये किसने दिया, ये वो जो है ना कहां से आए हैं झुमके, किसने पहनाए हैं झुमके, तो ये यहाँ पे पता चल रहा है अल्टीमेटली किसने झुमके दिए और किसने पहनाए करना है। एक और मामला है सिद्दीक, ऑडियोज और वीडियोस के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अदालत क्वेश्चन करती है कि अगर आपको लगता है ये ऑडियो वीडियोस ठीक है तो आप अदालत में पेश करें, लेकिन वो पार्टीज जो हैं वो आगे से पेश नहीं करती। क्राइटेरिया क्या है बेसिकली एज अ प्रूफ, अगर आपने ऑडियोज या वीडियोस को पेश करना है तो क्या बेसिकली क्राइटेरिया हो सकता है? देखिए मारिया, ये मामला भी शुरू हुआ था जब अरशद मलिक साहब की ऑडियोज और वीडियो सामने आई थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था। उस फैसले में से किस्मत खान ज़मीरी साहब ने इसके पॉइंट्स बनाए हैं। देखिए ये 3 जजेस थे, इस बेंच में शामिल थे। जस्टिस आसिफ सैयद खान खोसा साहब थे, इस बेंच के सरबराह थे, और साथ उनके अजमत सईद शेख साहब और उमर ता बंदियाल साहब जो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी हैं। इसमें उन्होंने वो पॉइंट्स बता दिए हैं कि कोई भी ऑडियो या वीडियो कब अदालत में काबिल कबूल होगी, और ये आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि अहमद नूरानी की ऑडियोज हों, अरशद मलिक की वीडियोज हों, या अरशद मलिक मरहूम की वीडियोज हों, या राना शमीम का ये बयान अल्फी है। क्यों नहीं शरीफ खानदान ये अदालतों में पेश करता, क्यों इसके ऊपर सिर्फ सियासत करता है और इल्जामात करता है, और ये सारे एक ड्रामा जो है वो इदारों पर हमला किया जाता है। पहले इसमें यह है कि कोई भी अदालत किसी ऑडियो टेप या वीडियो पर उस वक्त तक इंहिसार नहीं करेगी जब तक ये ऑडियो टेप या वीडियो जेन्युइन साबित ना हो जाए, और ये साबित ना हो जाए कि इसमें टेम्परिंग नहीं की गई और ये इसके साथ छेड़छाड़ नहीं की गई। अभी आप देख लें अहमद नूरानी वाले तो पता चल गया कि वो अल्फाज कहां से उठाए गए। दूसरा यह है कि इसमें फोरेंसिक साइंस जो एजेंसी है उसके जो कवानीन है उसके मुताबिक इसको परखा जाएगा, देखा जाएगा, वो इसके ऊपर अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद कानून शहादत के मुताबिक जो 1984 का है, ऑर्डर है 1984 का, उसके आर्टिकल 164 के तहत ऑडियो टेप या वीडियो की शक्ल में किसी भी सबूत की दस्तयाबी की इजाजत देना अदालत की सवाबदीद होगी। और अगर कोई अदालत किसी ऑडियो टेप या वीडियो को सबूत के तौर पर पेश करने की इजाजत दे भी दे तो ऐसी ऑडियो टेप या वीडियो टेप को सबूत के कानून के मुताबिक साबित करना होगा।
रिकॉर्डिंग की दुरुस्तगी को साबित करना होगा और तसल्ली बख्श डायरेक्ट शवाहिद चाहिए होंगे, वो डायरेक्ट होने चाहिए और साथ ही ऐसे शवाहिद होने चाहिए जिससे ये साबित हो कि इसमें टेम्परिंग नहीं की गई। ये सबसे अहम नुकता है। तमाम यानी कि एडिटेड ना हो, कोई फेकनेस। आगे आप देखें मारिया, जिस ऑडियो टेप या वीडियो को बतौर सबूत पेश करने की इजाजत ली जाए वो गुफ्तगू जो हुई और जब हुई या जो इवेंट जो हुआ और जब हुआ उसकी असल रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और फिर जिस शख्स ने उस गुफ्तगू या इवेंट की रिकॉर्डिंग की हो उसे भी पेश किया जाएगा। अहमद नूरानी को आना पड़ेगा, अहमद नूरानी के हैंडलर्स को आना पड़ेगा, अहमद नूरानी को ऑडियो देने वाले को आना पड़ेगा, वो एडिट कहां हुई उसको आना पड़ेगा और उनका पेश होना भी जरूरी है। फिर यह है कि गुफ्तगू या इवेंट की रिकॉर्डिंग करने वाले शख्स को बजाते खुद ऑडियो टेप या वीडियो आइडेंटिटी छुपाना चाहे तो नहीं छुपा सकता ना, यही पॉइंट है। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। गुफ्तगू या इवेंट की रिकॉर्डिंग करने वाले शख्स को बजाते खुद ऑडियो टेप या वीडियो पेश करनी चाहिए। ऑडियो टेप या वीडियो को अदालत में चलाया जाएगा। अदालत के सामने बतौर सबूत पेश करता ऑडियो टेप या वीडियो ऐसी होनी चाहिए कि वाज़े अंदाज में सुनाई दे या दिखाई देने वाली हो। गुफ्तगू या इवेंट की रिकॉर्डिंग करने वाले शख्स को बोलने वाले शख्स या दिखाई देने वाले शख्स को पहचानना चाहिए या फिर वीडियो में दिखाई देने वाले शख्स को कोई भी ऐसा शख्स पहचान सके जो ऐसी आवाज या शख्स को जानता हो। और आगे बहुत सही तफसीलात हैं लेकिन मुख्तसर मगर जामे बात यह है, तमाम पॉइंट्स का एक ही इसमें फोकस है। रिकॉर्डिंग करने वाला पेश हो, एडिटेड ना हो, कहां रखी गई, कितना अरसा रखी गई, एडिटिंग कहां हुई, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और शरीफ खानदान ये नहीं कर सकता, उन्हें भी पता है कि ये सारी फेक ऑडियोज हैं, ये खुफिया रिकॉर्डिंग की गई हैं, जो रिकॉर्डिंग करने वाले हैं वो पेश नहीं होंगे। आप देखें ना, इन्हीं जब ये केस चल रहा था अदालत ने कहा था कि आए शरीफ खानदान, नहीं गए। और आज अतर मंडला साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि सियासी बयानिए जो बनाए जा रहे हैं वो इस अदालत से बाहर बनाए जा रहे हैं, उन सियासी बयानियों में इस अदालत को स्पेयर कर दिया जाए। और इस्लामाबाद हाईकोर्ट इसलिए निशाने पर है क्योंकि वहां शरीफ खानदान के केसेस हैं। तो ये अच्छा मारिया, सॉरी, 2-3 पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो शख्स केस के रिकॉर्ड पर ऑडियो टेप या वीडियो को बतौर सबूत लाना चाहता है उसे अदालत के सामने एक फॉर्मल दरखास्त दायर करना होगी और किसी भी अदालती कार्रवाई के ताखीरी मरले पर पेश करदा ऑडियो टेप या वीडियो टेप को शक की नजर से देखा जाएगा। जो शख्स ऑडियो टेप या वीडियो को अदालत के सामने पेश कर रहा हो वो इस ऑडियो टेप या वीडियो के हसूल की तारीख का भी खुद बताएगा और जो ये ऑडियोज होंगी इसके सोर्स का भी बताया जाएगा कि कहां से मिली, कौन है देने वाला। तो ये ना ही समझें आप, ये नहीं लेके जाएंगे। इनको पता है कि ये अगर लेके जाएंगे ये साबित नहीं कर सकेंगे और झूठी साबित होंगी तो ये फिर कमरा अदालत से घर नहीं जाएंगे, ये जेल जाएंगे। यही सारे कंटिन्यू करते हैं। जब अदील इतना ज्यादा कॉन्फिडेंटली पार्टीज कहती हैं कि ऑडियोज या वीडियोज दुरुस्त हैं और दूसरी पार्टी जिसके ऊपर इल्जाम लग रहा होता है उसको एक्सेप्ट भी करे, इतना कॉन्फिडेंटली एक पार्टी कह रही होती है, तो उसके बावजूद इवन के कानून भी मौजूद है तो अदालतों में क्यों नहीं लेकर जाते? मुझे लगता है कि अब शायद नून लीग खुद इस फैसले का सहारा ले कि जी बिल्कुल ये सारी बातें ठीक लिखी हैं, वाकई ये तकाजे पूरे होने चाहिए क्योंकि अब अपनी ऑडियोज निकलनी शुरू हो गई हैं और वो अब आगे उसके कानूनी कॉन्सिक्वेंसेस अलग से हैं। ठीक है, मामला ही मुड़ गया। अब देख ले कौन बात कर रहा है पिछले एक हफ्ते से बयान हल्फी के मामले पर, कौन बात कर रहा है अब जस्टिस साकिब निसार की जो मुबैना जाली जो ऑडियोज हैं उनके मामले पे। सदीक जान साहब ने ये जो तकरीबन 20 के करीब पॉइंट्स जो हैं वो नाजरीन को बताए हैं, तो एंड पे इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि ना ही समझें, इसके बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, मामला खत्म हो गया है। और ऐसा माहौल खौफ का पैदा कर दिया गया है, ऐसा दबाव डालने के लिए ये प्लान बनाया गया था। ये प्लान बड़ा खतरनाक था। ऑडियोज और वीडियोज के नाम पर ब्लैकमेल करने का ये सिलसिला तो बुनियादी तौर पे 90 की दहाई से चला आ रहा था ना, लेकिन ये दौर बदल गया। इसमें दूध का दूध पानी का पानी पब्लिक कर देती है। अदील, एक क्वेश्चन है कि लेट्स सपोज अगर नून लीग नहीं जाती अदालत में और ये केस इसी तरह से चलता रहा तो फिर क्या होगा? ऑडियो वीडियो वाला मामला, जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो वाला मामला जो है वो अपनी मौत खुद मर गया। इस मामले में अब जाहिर है आगे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। बयाने हल्फी वाले मामले से फ्रीकैन जान छुड़ा रहे हैं। प्लान तो ये बनाया गया था, इस पे अगले कई महीने खेलना था, इस पे अगले कई महीने इन्होंने अपने केसेस के हवाले से, लेकिन देखें कि अब अदालत सवाल उठा रही है। अब कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अदालत ने क्या कहा कि जिनसे मुतल्लिक ये ऑडियो है वो तो इसको केस में लाने में दिलचस्पी नहीं जाहिर कर रहे, तो अदालतों के सामने भी ये मजाक खुद भी बन गए हैं, तो ये सबको पता है। अब ये देखें बयाने हल्फी राना शमीम लेकर आए, लेकिन उंगलियां कहां उठ रही हैं? शरीफ खानदान की जानिब के शायद ये लेकर आए हैं, और शायद क्या लेकर आए हैं, जब सियासत वो उस पर कर रहे हैं
लंदन से जाके वही नोटराइज उसी नोटरी पब्लिक से हो रहा है। उसके बाद ये जो नूरानी साहब ने ये जो लीक्स वहां से बैठ के की हैं, तो ये लीक्स भी गले पड़ गई हैं। अब ये सिद्दीक साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि अब ये कुर्बानी किसको देनी पड़ेगी, अब ये देखना बहुत पड़ेगा। बड़ा क्वेश्चन है। सिद्दीक आगे मूव करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में रुकन कौमी असम्बली अली वजीर की जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई, उनकी जमानत मंजूर भी हो गई है। देखें, अली वजीर साहब का जो केस है, इसमें आज एक तो जो उनके वकला थे, दो वकील उनकी जानिब से पेश हुए, एक सलाहुद्दीन साहब थे कराची से पेश हुए, और एक जो है वो लतीफ़ा अफरीदी साहब, जिनको अभी वकील किया है राना शमीम साहब ने, वो उनकी जानिब से पेश हुए। और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों ने जो पॉइंट्स उठाए वो इतने कमजोर पॉइंट्स थे कि उनके ऊपर बेल हो ही नहीं सकती थी। जजेस ने खुद, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब ने, जस्टिस जमीनुद्दीन खान साहब ने और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब ने वो पॉइंट्स उठाए खुद, जिसकी वजह से अली वजीर को जमानत मिली है। इसमें जो जमानत की वजह है वो सिंध हुकूमत की जो प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट है उनकी नाअहली है, उनकी नाकामी है। उन्होंने रूल ऑफ कंसिस्टेंसी जो है वो यहाँ पे अदालत ने अप्लाई किया है कि जो अली वजीर के साथ जिनको शरीक जुर्म ठहराया गया था, जिनको कहा गया था कि वो शरीक मुल्जमान है, उनकी जब जमानतें हुई उनको चैलेंज ही नहीं किया गया। उनका केस और अली वजीर का केस अलग अलग नहीं किया गया। और फिर जो इस बात पे जजेस जो है खासतौर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद कन्विंस थे कि जो उन्होंने तकरीर की है वो नहीं पढ़ने दी गई अदालत में, यानी उसमें काबिल एतराज चीजें हैं, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, वो नहीं पढ़ने दी गई। और यह भी बात की गई कि देखें कुछ जिम्मेदारी का भी मुजाहरा करना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए इस तरह की बातें करने से। लेकिन वजह मैंने आपको बता दी जमानत की, और कोई तैयारी नहीं थी, दोनों साइडों की कोई तैयारी नहीं थी, ना तो अली वजीर के वकला की थी, ना सिंध हुकूमत की थी। और ये जो सिंध हुकूमत कहती है ना कि हमने तो केस बनाया नहीं है, हमें तो किसी और ने कहा था कि बनवाया गया, आज ये पॉइंट भी रखा गया अदालत के सामने, तो अदालत ने कहा कि आप वापस ले लें, किसने आपको पकड़ा हुआ है, वापस ले लें केस। तो बहरहाल आज जो अदालतों को गालियां देते हैं, अदालतों के ऊपर कहते हैं कि अदालतें कंप्रोमाइज्ड हैं, अदालतें इदारों के हाथों में खेल रही हैं। अगर अदालतें कंप्रोमाइज्ड होती, अगर अदालतें कोई और चला रहा होता तो आज अली वजीर को जमानत ना मिलती। ओपन कोर्ट में समाअत हुई है, सख्त सवालात हुए हैं और आज अली वजीर को जमानत मिली है उस अदालत से। और ये भी मैं आपको बता दूं 9:30 बजे केस था और 11:15 बजे लतीफ़ा अफरीदी साहब आए हैं। आप बादशाहाना मिजाज देखें कि और कोई होता, एक और इसी तरह का केस था, उसमें वकील साहब जो थे वो पार्किंग में थे, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड पेश हुए, उन्होंने कहा जी वकील साहब जो है वो पार्किंग में 3 मिनट में पहुंच जाएंगे। अदालत ने कहा कि नहीं सुनेंगे हम ये केस, एडजर्न कर दिया और तारीख भी उनकी मर्जी की नहीं दी, जल्दी की तारीख भी नहीं दी। दूसरी तरफ अली वजीर के केस में 11:15 बजे तक इंतजार किया अदालत ने, लतीफ़ा अफरीदी आए, सुना गया और वो पॉइंट ही नहीं उठाए जमानत वाले उन्होंने, जिनकी बुनियाद पर जमानत हुई, अदालत ने खुद वो पॉइंट